कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने आप को इस योग्य बना लेते हैं, सबसे बड़ी चीज है योगा में। देखिए यहाँ पे आपको ये नहीं बताना है कि मंत्र योग किस प्रकार कार्य करता है, क्योंकि ना तो यहाँ के लोगों को अंग्रेजी आती है और ना ही यहाँ के लोगों को कोई शौक है कि वो अंग्रेजी सीखें। भारत में औपनिवेशिक काल से ऐसी स्थिति रही है जिसके कारण लोग अंग्रेजी के पीछे पागलों की तरह भागते हैं। यहाँ किसी को कुछ नहीं लेना देना अंग्रेजी से। यहाँ सिर्फ एक भाषा चलती है, वो है वियतनामी भाषा, और आपको सीखनी पड़ेगी वियतनामी भाषा, ये नेसेसरी है। शुरुआत में चूंकि ये देश भाव प्रधान के साथ साथ महिला प्रधान देश है, भारत पुरुष प्रधान देश है, ठीक उसी प्रकार भारत ये वियतनाम जो है वो महिला प्रधान देश है। और महिला प्रधान देश होने का मतलब ये है यहाँ 95% एक्सेस महिलाओं का है, हर जगह, हर स्थान पे, चाहे वो सेंटर की ऑनर हो, चाहे वो यहाँ आने वाले लोग हो। यदि आप सोचिए मेरे सेंटर पे 200 लोग योग करने आते हैं तो उसमें एक आदमी है सिर्फ जो योग करने आता है, सिर्फ एक पुरुष। कल्पना कीजिए। और ये नहीं कि जिम में अगर ये योगा सेंटर है तो यहाँ पुरुष नहीं आ रहा है, जिम के अंदर भी महिलाओं का बोलबाला है, वहां भी महिलाएं जाते हैं। सारा बिजनेस महिलाएं संभाल रही है, पूरा देश जो है वो महिलाओं की इकोनॉमी पे स्थापित है। और बड़ी सम्मान की बात है, होती है, आपस में बहुत प्रेम है इनका। तो इस आधार पे रहते हुए ये लोग अपने भाषा से भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना प्रेम हम लोग अपनी भाषा से नहीं करते हैं। जैसे हालांकि एक बड़ी अच्छी उक्ति है कि निज भाषा उन्नति है, सब भाषा को मूल, है ना। अपनी भाषा की उन्नति ही सारी भाषाओं की मूल उन्नति का कारक बनती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मुझे इंट्रोड्यूस किया जा रहा था और पंजाबी भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। मुझे बहुत शानदार लग रहा था कि क्योंकि मुझे पता है आप सभी हिंदी भी समझ सकते हैं, आप सभी अंग्रेजी भी समझ सकते हैं, बोलना ना बोलना एक अलग बात है, लेकिन पंजाबी में इंट्रोडक्शन कराना ये अपने आप में गौरव का विषय है। क्यों? क्योंकि आप सभी उसी उसी भाषा शैली से आते हैं, जिस भाषा शैली में, या उस प्रांत से आते हैं जिस प्रांत की मूल बोली ये है। भारत डाइवर्सिटी का देश है, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। वियतनाम में इतनी विभिन्नताएं आपको नहीं देखने को मिलेंगी। थोड़ा बहुत क्लाइमेट में, वेदर में परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। कुछ शहर हैं वियतनाम के, जैसे दानांग हो गया, जैसे सपा हो गया, ये कुछ शहर हैं जो माउंटेन और समुद्र के आसपास है। तो जो माउंटेन क्षेत्र है वो डेफिनेटली थोड़ा ठंडा रहेगा, और जो समुद्री क्षेत्र है उसका तापमान नियत रहता है हमेशा। तो योग अध्यापकों के लिए बहुत ज्यादा इसमें भी क्लिष्टताएं नहीं आती। अब आगे की बात करते हैं। अगर आपने वीजा प्राप्त कर लिया किसी कंपनी का, कि 2 साल का अगर आपको वीजा प्राप्त हो जाता है, तो फिर आप यहाँ पे कार्य करने के लिए योग्य हो जाते हैं। अब वीजा प्राप्त करने के लिए कुछ योग्य रिक्वायरमेंट्स होती है, जिसमें 18 साल उम्र होनी चाहिए, और स्वास्थ्य आपका पूरी तरीके से ठीक होना चाहिए, और आप टेक्निकल स्किल्स यानी कि योगा का ज्ञान रखते हो, और आपकी एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से डिग्री हो। मतलब आलतू फालतू यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके वो एम्बेसी वाले, चूंकि आपको अपना पूरा का पूरा जो कागजात है वो वेरीफाई कराना पड़ता है, वियतनाम एम्बेसी जो इंडिया में है, जो नई दिल्ली में, तो वहां आप वेरीफाई कराएंगे तो वो ऐसे किसी छोटी मोटी या मतलब ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज को नहीं वो भेज देते हैं। वो कोशिश करते हैं कि आप अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। जैसे आपकी जो यूनिवर्सिटी है महाराजा भूपेंद्र सिंह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये अपने आप में बहुत शानदार यूनिवर्सिटी आज के समय में स्थापित हो रही है, और मुझे पूरी अपेक्षा है कि आप लोग ये उस बैच के तौर पर स्थापित होंगे जो लोग आगे आने वाले देश और विदेश में जाके अपने एल्यूमनाइज का नाम रोशन करें, और आगे आज के 5 साल 7 साल बाद जब आपके छोटे भाई आए उस यूनिवर्सिटी से, तो आपके अंदर वो प्रेम बना रहे। देखिए होता क्या है, सरकारी यूनिवर्सिटीज की या नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में एक प्रेम जो बनाए रखना है ना अपने अपने क्या कहते हैं, जो आगे आने वाली जो पीढ़ी होती है, जो अपने जूनियर्स होते हैं, वो बड़ा जरूरी है। लेकिन आजकल लोग इससे कटते चलते चले जा रहे हैं। इनफैक्ट जूनियर्स छोड़िए, अपने बैच से कट जाते हैं। योग ऐसा नहीं है, योग कहता है कि आप जुड़िए, जितने ज्यादा लोगों से आप जुड़े रहेंगे उतना बेटर है आपके लिए। मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बता रहा था कि क्या है वीजा रिक्वायरमेंट्स। तो आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस भी नहीं होना चाहिए, ये पुलिस वेरिफिकेशन पर निर्भर करेगा, जब यदि एम्बेसी को ऐसा लगता है कि वो चेक कराए तो। लेकिन यदि आपने कोई ऑफेंस वियतनाम में कर दिया तो वो आपको डिपोर्ट कर देंगे। डिपोर्ट करने का मतलब ये होता है आपको जबरदस्ती एक पानी वाली जहाज में या हवाई जहाज में बैठा के दिल्ली एयरपोर्ट पे भेज देना, वहां आपसे बाकी की सारी मुलाकात पुलिस करेगी। ये दोनों यात्राएं पुलिस, मतलब इसका पूरा खर्च वहन पुलिस करती है डिपोर्टिंग के समय के दौरान। और आपके पासपोर्ट पे एक लाल ठप्पा मार दिया जाता है, जिसके कारण आप पूरे विश्व में किसी भी देश पे यात्रा कर सकने के योग्य नहीं बनेंगे फिर आप।
कितना प्रोसेसिंग टाइम होता है इस वीजा को। तो कॉमनली यदि आप 2 साल का वीजा लेने जा रहे हैं तो 10 दिन के अंदर, और 3 महीने का वीजा लेने जा रहे हैं तो वो भी 5 दिन के अंदर, और यदि आप 1 महीने के वीजा के लिए जा रहे हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के अंदर आपके समक्ष पहुंच जाता है। अब बात करते हैं टर्मिनेशन की, कैसे आपको टर्मिनेट किया जाएगा, यहाँ से भगाया जाएगा अगर आप कोई गलती कर देते हैं, तो उस गलती की सजा आपको क्या मिलेगी। उस सजा के तौर पे यदि देखा जाए तो बेसिकली यदि आप जो है वो वर्क परमिट को एक्सेस कर जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक्सीड हो गई आपकी टाइमिंग्स, आपकी वर्क परमिट थी लगभग अप्रोक्स 5 दिन बच रहे हैं, तो 5 दिन 4 दिन पहले आपको वियतनाम छोड़ देना होगा। यानी 2 साल की वर्क परमिट है, मार्च में खत्म हो रही है 30 मार्च को, तो आपको 25 मार्च को छोड़ देना है, 26 27 मार्च तक, 28 मार्च तक आपको छोड़ ही देना है। कई बार लोग क्या करते हैं, बहुत गलती हो जाती है, लोग रुके रह जाते हैं, क्योंकि पासपोर्ट, कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो लोग पासपोर्ट वो ले लेती हैं। अब पासपोर्ट ले लेने के कारण से, चूंकि पासपोर्ट उन्होंने प्राप्त कर लिया, इसलिए इसलिए वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, है ना। वो अलाउ नहीं करेंगे कि आप वापस जाइए, वो बोलेंगे कि चलो ठीक है, मैं आपका वीजा वापस से एक्सीड करा दूंगी, या ऐसा वैसा। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हो चुका है। जो डांस में यहाँ बच्चे आते हैं इंडिया से, जो इंडियन डांस सिखाने के लिए आते हैं, उनके साथ में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो बेकार कंपनियां हैं, यानी कि ग्रेड सी कंपनीज है या नई नई जो स्थापित कंपनियां हैं, उनके साथ ऐसा होता है। फिर लेबर कॉन्ट्रैक्ट यदि आपका टर्मिनेट हो गया, बेकार हो गया, नल एंड वॉइड हो गया, आपने कोई ऐसा कार्य कर दिया, चोरी या पुलिस केस हो गया, तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, या मृत्यु इत्यादि के बाद भी टर्मिनेशन की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, यदि आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है तो। वियतनाम एक्सीडेंटल रोड के लिए जाना जाता है। यहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन है, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से लोग गाड़ी चलाते हैं वो बहुत डिफिकल्ट है। अब यदि मान लीजिए आप 1 महीने के वीजा पे हैं, तो क्या आपका वीजा ट्रांजिट कर पाएगा, यानी दूसरे महीने में आप पहुंच पाएंगे, या क्या कहते हैं 3 महीने से आप 2 साल का वीजा प्राप्त कर पाएंगे। तो इन सारी कंडीशन के लिए एक चीज है, वो है कंट्री आउट करना। किसी भी कंडीशन में आपको यदि वीजा प्राप्त करना है, यदि चेंज कराना है वीजा शहर में, देश में रहते हुए, दुबई में ऐसा नहीं है। दुबई में आप चाहेंगे तो वीजा चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको कंट्री आउट करना अनिवार्य है। यही आप थाईलैंड में चले जाएंगे तो वहां पे भी वीजा चेंज होने की संभावना है, थोड़ा पैसा ज्यादा लेते हैं लोग, चूंकि क्या है, थाईलैंड में घूसखोर ज्यादा है। वो उनका यदि खर्चा 2,000 होगा तो वो 4,000 भात लेंगे, वहां पे भात चलता है। तो वियतनाम में लेकिन ऐसा नहीं है, वियतनाम घुसखोर कंट्री बिल्कुल नहीं है, यहाँ के लोग बड़े शानदार हैं। मैंने आपको पहले बताया। क्या सैलरी होती है वियतनामी योग अध्यापक, वियतनाम में बतौर योग अध्यापक कार्य करने पे। तो सामान्यतः यदि ये देखा गया है कि 150, मतलब ये आपके सामने 1,50,000 डोंग दिख रहा होगा। यहाँ क्या है, अपनी भारतीय करेंसी जो है, 1 रुपए 300 वियतनामी डोंग के बराबर है। 300, यानी कि यदि मैं आपको नोट अभी दिखाता हूं, आप देखिए आश्चर्य हो जाएंगे आप, यहाँ पे 5-5 लाख की नोटें जो है वो चलती हैं। एक एक नोट जो है वो 5-5 लाख की है। तो लेकिन ये है कि इसका इसका रेट जो है वो बड़ा डिफर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक नोट दिखाता हूँ, ये देखिए, ये 2 लाख की नोट है, समझ रहे हैं आप? तो अब ये 2 लाख रुपए की एक नोट है, लेकिन इसका मिलेगा क्या। तो इसका मिलेगा, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एक बिल दिखाता हूँ। अभी अभी मेरे पॉकेट में पड़ा हुआ है, ये आपको बिल दिख रहा होगा। इसमें ये दिख रहा है 20,000 का खर्चा है टोटल। ये द रीड होटल का है, एक यहीं पे पास में रेस्टोरेंट है, मैंने पानी की बोतल खरीदी थी, तो 20,000 की पानी की बोतल थी। ठीक है। तो ये देश ऐसा है, यहाँ यहाँ अगर आप चाय पीने जाएंगे तो 80-90 हजार रुपए तो आपको देना पड़ेगा, मतलब 80,000 वियतनामी डोंग देना पड़ेगा। हम अमीर हैं, यानी आप 1 रुपए 300 रुपए हुआ, तो यानी कि 10 रुपए आपका 3,000 रुपए हो जाएगा, और 100 रुपए ले लिए तो वो लगभग 30,000 हो जाएगा, और 1,000 रुपए ले लिया तो 3 लाख रुपए हो गया। है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे उस हिसाब से तो आप इंडिया में अरबपति हो। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो यहाँ पे तो कई बिलियन हो जाएगा ना वो। लेकिन उस अरबपति में और यहाँ के अरबपति में बहुत अंतर है। होता क्या है, इन लोगों को बड़ी संख्याओं को लिखने में आनंद आता है। ये देश ना दिखावा पसंद है, दिखावा पसंद समझते हैं, ऊंची गाड़ियां, हालांकि दिखावे में तो मैं बताऊं, मैं यही जस्टिफाई करता हूं। मैं दुबई गया था, तो मैंने ये देखा कंपैरेटिव स्टडीज की कौन ज्यादा दिखावे में जीता है, दुबई वाले शेख कि वियतनामी लोग। तो वियतनामी जितना दिखावा करते हैं वो एक लेवल है उनका दिखावे का, लेकिन दुबई वाले जबरदस्त दिखावा करते हैं। उनकी गाड़ी मतलब क्या बताऊं मैं, 4-4 फुट ऊंची लंबी गाड़ी और मोटे मोटे टायर। तो दुबई का एक अलग उपक्रम है। दुबई के विषय में भी मैं बात करूंगा कि कैसे वहां योगा टीचर बने। वियतनाम में दिखावा है, उसी दिखावे का एक ये भी उदाहरण है, जिसमें 3 शून्य ज्यादा लगाए जाते हैं, नोटों के अंदर 3 शून्य ज्यादा लगाया जाता है।
यानी यदि 2 लाख की नोट हो गई तो उसमें से यदि 10,000 की नोट है तो बेसिकली वो है कितनी, उसमें से 3 जीरो निकाल दीजिए तो वो कितने की बन गई, 10 रुपए की। तो 10 रुपए की नोट के बराबर की कीमत है उस 10,000 रुपए के नोट की। तो 10 रुपए जो है, जो वियतनाम का 10 रुपए है, वो भारत में 30 रुपए हो जाता है। यानी यदि आप पूछेंगे कि मेरी सैलरी कितनी है, तो यदि मुझे मान के चलिए अगर अगर मैं बताऊं कि 15 मिलियन है, 15 मिलियन के आसपास का मतलब हो गया कि भारत में वो कितनी हो जाएगी, लगभग 50,000 रुपए के आसपास, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। जो नए योग टीचर आते हैं वो इतनी ही सैलरी पाते हैं, जो फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ या थर्ड मंथ, 15 मिलियन से 17 मिलियन या 20 मिलियन मिलियन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 15 मिलियन का मतलब क्या हो गया, 15 क्या कहते हैं, 15 करोड़ के आसपास, है ना, 1,50,000 ऐसे ही, ऐसे कुछ आएगा, 1 मिलियन आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 15 मिलियन मिलती है टोटल ओवरऑल, व्हाट आई वांट टू से। ठीक है, जो भारत में 50,000 रुपए के आसपास बन जाती है। दुबई में ऐसा नहीं है। दुबई में अगर आप यही सैलरी काउंट करेंगे, दुबई में अगर आप प्राइवेट क्लास लेने जाते हैं तो वहां दिरहम चलता है, और एक दिरहम इस समय लगभग 22-23 रुपए के आसपास के बराबर है। तो यदि वहां प्राइवेट क्लास लेने जाते हैं तो आप ये मान के चलिए एक एक क्लास 100 दिरहम या 200 दिरहम की होती है पर क्लास। तो यदि 100 दिरहम की क्लास हुई फॉर एग्जाम्पल, तो 100 दिरहम एक क्लास, मतलब एक दिन आप गए 1 घंटा योगा सिखाए तो आपको 100 दिरहम प्राप्त हुआ। तो 100 दिरहम का मतलब यह है कि वो हो गया 2,300 रुपए, 2,300 रुपीज। तो उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप करीब 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए आप दुबई में कमा सकते हैं। लेकिन दुबई का जो रेंट है रहने का, वो जैसे क्या होता है, वहां पे फ्लैट है, तो फ्लैट में 4 BHK का फ्लैट है, तो 4 जो कमरे हैं प्रॉपर, वो कमरे लोग मतलब पति पत्नी या दोस्त मित्र जो लोग लेते हैं वो लोग ले लेते हैं। एक हॉल होता है, हॉल में 4 बेड लगा दिए जाते हैं जिसको बेड स्पेस बोला जाता है, और एक बेड स्पेस की कीमत एक महीने की 1,000 दिरहम है। दैट मीन्स अप्रॉक्स 23,000 रुपीज रेंट है, मतलब सिर्फ उस बेड बेड पे सोने का। आप आएंगे सोएंगे, और किचन एक कॉमन है, उस किचन में वो 4 कमरे वाले लोग बनाएंगे। यदि आपको कमरा रेंट पे लेना है तो उसके लिए आपको 2,500 दिरहम देना पड़ेगा, 2,500 दिरहम। 2,500 दिरहम का मतलब आप इसे 25 से या 20 से गुणा कर लीजिए, तो वो पहुंच जाता है 50,000 रुपए महीने के आसपास किराए में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप दुबई जाते हैं तो आपको बेड स्पेस में रहना है, और ऐसा नहीं है कि बेड स्पेस में कौन, वो सामने वाला पाकिस्तानी हो सकता है, आप तो सोए हुए हो, ठीक है, क्योंकि उसमें 4 बेड लगे हैं ना, तो 4 बेड में बगल वाला बांग्लादेशी हो सकता है, एक श्रीलंकन हो सकता है, एक दुबई का हो सकता है, दुबई का तो खैर कोई नहीं होता है, पाकिस्तानी हो सकता है, और एक आप हो सकते हो। तो रात को सोते समय ये भी डर रहता है कि कहीं ये आके गला ना काट दे। ठीक है, या कुछ मेरा सामान ना चोरी कर ले जाए। ये सब भय है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो जेन्युइन चीजें जो मैंने फेस की हैं। शुरुआती कंडीशन में बहुत दिक्कतें होती हैं आपको खाना बनाना। वियतनाम में ऐसा नहीं है। वियतनाम में अगर आप योगा टीचर बन के आते हैं तो यहाँ आपको बहुत अच्छे तरीके से सस्ता, एक तो कमरा, कंपनी कमरा देती है, तो कंपनी बहुत बढ़िया कमरा दे देती है, ठीक है, फ्लैट्स के अंदर। तो यहाँ आपको रेंट वगैरह का कोई सरदर्द है ही नहीं। यहाँ आपकी टोटल बचत जो है वो आपकी 50 से 60 हजार रुपए शुरुआती कंडीशन में हो जाएगी, जो आपकी सैलरी होगी। यही आप चले जाइए यूरोपियन कंट्रीज में, अब फॉर एग्जांपल आपको मैं रोमानिया की ही बात कर देता हूँ, या आप चले जाइए क्या कहते हैं यूएस वाले सेगमेंट में चले जाइए, तो वहां पर क्लास का, यूएस हालांकि थोड़ा सा सस्ता है इस मामले में, वो क्लास में कम देते हैं पैसा। अगर आपको पैसा कमाना है योग के माध्यम से, पैसा वाले क्षेत्र में जाते हैं ना आप, तो सबसे बेटर जो मैं बताऊं, मेरा अनुभव जो है, पूरे विश्व का अनुभव बता रहा हूँ आपको, सबसे बेटर अनुभव जो है वो ये शेख लोगों का देश है। शेख लोगों के देश में शेख योगा नहीं करते हैं। मतलब ये जो आपकी अरेबियन कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया हो गई, और दुबई हो गई, कतर हो गया, बहरीन हो गया, ये पूरा जो पेनिनसुला है, ये इसमें शेख योगा नहीं करते, करता योगा इंडियन ही है, लेकिन पैसा आपको बहुत देगा वो वहां का इंडियन, क्योंकि वो कमाता भी उसी हिसाब से। और आपको एक बात मैं बताऊं, भारतीय लोगों ने इन पेनिनसुला में जाके क्या झंडे गाड़े। मेरे क्लाइंट थे बुर्ज खलीफा, जो इमार ग्रुप का है, उसके CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, पवन चिंदालिया जी। वो, उनकी सैलरी कितनी थी, तो मैंने पूछा एक दिन ऐसे अनायास में कि सर क्या सैलरी होगी आपकी, तो वो बोले 90,000 है सर। तो मुझे लगा 90,000 इंडियन रुपीज के आसपास में होगा, वो 90,000 दिरहम बता रहे थे। बेसिकली उनकी सैलरी 90,000 दिरहम थी। तो 20 से आप गुणा करके काउंट कीजिए वो कहाँ पहुंच जा रही, समझ रहे हैं? तो वो, और बहुत बड़ा सा बंगला अगला व्यक्ति खरीदे हुए बना के बढ़िया बिल्कुल, तो वो आपको 200 जो 200 दिरहम उसको पर क्लास देने में कोई भी सरदर्द नहीं है। वो 200 दिरहम दे रहा है, वो ये समझ के कि 200 रुपए दे रहा है।
क्योंकि वो कमा रहा है 80,000। जैसे इंडिया में 80,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 200 रुपए देने के लिए कभी नहीं रुकेगा ना, 200 रुपए तो बड़े आराम से दे देगा, 80-90 हजार रुपए सैलरी होगी तो वैसे ही वहां कंडीशन, पैसा कमाना है योगा में तो वो कंट्रीज है। और यदि आपको योग में कुछ ऐसा करना है, हालांकि देखिए पैसा कमाने का मतलब ये, अगर आपके पास अच्छी डिग्री, अच्छा डिप्लोमा, और डिप्लोमा नहीं, अच्छी डिग्री और अच्छी योग्यता है तो आप विश्व के किसी भी कोने में रहना, आप चले जाइए श्रीलंका में जो बिल्कुल गरीब है, वहां भी पैसा कमा लेंगे अगर आपके पास दिमाग है, आपके पास टैलेंट है। लेकिन यदि आपको बिना बस योग कक्षा करा के पैसा कमाना है, होता क्या है देखिए, योग शिक्षकों के साथ सबसे बड़ी कमी बता रहा हूं मैं, कुछ ही योग शिक्षक है हर साल ऑन एन एवरेज पूरे भारत से करीब करीब 1 से 1.5 लाख योगा टीचर पास हो जाते हैं और आ जाते हैं फील्ड में काम करने के लिए। उन 1 लाख योगा टीचरों में से लगभग 100 से 200 योगा टीचर होते हैं जो पटल पे दिखते हैं टॉप लेवल पे कि हाँ ये वाला बढ़िया है, ये टीचर बढ़िया है, ये टीचर बढ़िया है। नहीं तो बाकी सब धूमिल होते चलते चले जाते हैं। धूमिल होने का मतलब यह है कि उन्हें पता नहीं चलता कि कब समय निकल गया। क्यों? क्योंकि वो सुबह से लेके और शाम तक योग क्लास कराने में इतना बिजी है, अपने लिए समय नहीं उनके लिए और ना ही समाज के लिए समय, लिहाजा उनको दुनिया भुला देती है। यदि मैं बात करूं आपसे 1980s में कौन फेमस योगा टीचर था, तो आपके पास ऐसा कोई नाम नहीं होगा जिसको आप बता सके जो सामान्य हो। आप ये बोल सकते हैं कि हाँ धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का नाम मुझे याद है, आप एक दो और नाम ऐसे ले सकते हैं। तो ये जो समय है यानी 2023 जो चल रहा है, 2023 जो चल रहा है, इसी समय को यदि 2060 के विद्यार्थी सुनेंगे, 2060 में आने वाले समय में, तो आप कल्पना कीजिए कि आपके नाम को कोई जान रहा होगा या नहीं जान रहा होगा, बताइए। कोई नहीं जानना होगा। क्यों? क्योंकि आपके नाम के पहले बहुत बड़े बड़े नाम आने शुरू हो जाएंगे, जिसमें अच्छा सन 2022-23 में तो बाबा रामदेव बड़े फेमस थे, उस समय के क्या योग गुरु थे, लोगों के घर में उनकी फोटो लगी होगी, है ना। आचार्य बालकृष्ण थे, श्री श्री रविशंकर तेजस्वी थे, इस तरीके के नाम आएंगे। आप लोग क्या बन के रह जाएंगे? जैसे सेनाओं में जो सैनिक होते हैं, महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं का नाम याद किया जाता है, सैनिकों का कौन याद किया जाता है? इनफैक्ट बाकी छोड़िए, किसी को राम के भगवान श्री राम के उनका सारथी का नाम याद है? भाई देखो, राम और कृष्ण अवतार हुआ है ना। कृष्ण अवतार में स्वयं कृष्ण सारथी थे अर्जुन के, तो कृष्ण सारथी थे तो कृष्ण फेमस, और उनके चक्कर में अर्जुन फेमस, बराबर। लेकिन उतनी ही कैपेसिटी राम अवतार में थी, राम ने सिर्फ डेस्टिनेशन चेंज की, यानी छोटे से बड़े हो गए, यानी कि सारथी से वो स्वयं उस क्या कहते हैं, सारथी के द्वारा चलाए जाने वाले व्यक्तित्व तो बन गए, राजा बन गए, वो ऊपर बैठे हुए रथ पे। उनके सारथी का नाम कौन जानता है आज के समय में? बताओ। कोई नहीं। ठीक है, मताली नाम था उनका बेसिकली। और मताली जो थे उनको आशीर्वाद दिया था भगवान श्री राम ने बड़ा जबरदस्त कि आप आपसे कभी कोई जीत नहीं पाएगा। इसके पीछे बड़ी सारी कहानियां हैं, आपको जाननी चाहिए, और ये जिज्ञासा बस प्रश्न आना चाहिए कि आखिर ये क्या है। कहने का मतलब ये है कि आप लोग भी ऐसे ही बने रह जाएंगे कालांतर में। इसके लिए यदि आप अपने इस छवि को धूमिल होने से बचाना चाहते हैं, अच्छा बहुत सारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, मैं आपको बताता हूं, हर साल करीब 70% महिलाएं योग सीखती हैं। यदि पूरे भारत में 1 करोड़ लोग योगा सीख रहे हैं ना, तो उसमें 70 लाख महिलाएं योगा सीखती हैं, बियॉन्ड ऑफ सिर्फ 30 लाख पुरुष सीखते होंगे। और 70 लाख महिलाओं में यदि योगा टीचरों की बात की जाए, मान लीजिए 70% का रेशियो यदि महिलाओं का है, तो उन 70% में अप्रॉक्स 50% से अधिक महिलाएं योग क्षेत्र को कालांतर में छोड़ देती हैं। इतनी बड़ी संख्या में क्यों महिलाएं छोड़ रही हैं? ये लड़कियों को सोचना चाहिए कि आखिर योगा टीचर्स में फेमस, आप बताइए मुझे 5 नाम बता दीजिए फेमस महिला योगी टीचर्स का, योगा टीचर्स का, जो पूरे इंडिया में या पूरे विश्व में फेमस है। 5, चलो 4, 3 ही बता दो। अरे इतना तो बोल दो, प्रोफेसर डॉक्टर चारू शर्मा मैम जो है वो तो है ही है कम से कम। है कि नहीं है? एटलीस्ट देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अगर प्रोफेसरशिप को छोड़ दिया जाए, क्योंकि विद्या दान वाले सेगमेंट को यदि छोड़ा जाए, तो इसके इतर बिजनेसमैन में, बिजनेस वुमेन्स में 2-4 नाम हैं, जिसमें इरा त्रिवेदी हो गया, पायल गिदवानी तिवारी हो गई, ये 2-4 नाम है। लेकिन योगा टीचर्स में, मेल योगा टीचर्स में हजारों ऐसे नाम हैं। तो मैं उन महिलाओं से आज ये कोट करना चाहूंगा कि आखिर आप क्या, मतलब क्यों नहीं कर पाती हैं? आखिर वो एंटरप्रेन्योरशिप है कहां? और ये धूमिल क्यों हो रही है?
देश विदेश में परिवार नहीं मानेगा, घर वाले नहीं मानेंगे, चलो शादी के बाद तो घर वाले मानेंगे, घर वाले ना माने घर वाला तो मानेगा, और मानेगा तो कुछ तो करो उसके बाद भी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग इस क्षेत्र में है, परंतु इस क्षेत्र में होते हुए भी धीरे धीरे उनकी दूरी बढ़ती चलती चली जा रही है। अपने आप में ये एक बड़े कष्ट का कारक है। वियतनाम में मैं आपको बता रहा था कि वियतनाम में यदि आपको सम्मान के साथ, पैसे के साथ कार्य करना है तो ये एक बेटर डेस्टिनेशन हो सकती है, लेकिन दुबई जो है वो उसका भी हमें ध्यान रखना है। हम्म। क्या टाइम से संबंधित कोई विषय है तो मुझे एक बार बता दीजिए। टाइम प्लीज, क्या पूछ रहे हैं? कुछ कोई प्रश्न आया है मेरे पास चैट बॉक्स में? कोई बात नहीं, आप मुझे एक बार संदेश लिख के भेज दीजिएगा। मेरे पास समय है ना चारू मैम? प्लीज मुझे एक बार बता दीजिए कितना मुझे बोलना है। बच्चे बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? अभी बहुत सारा अनुभव मेरे पास है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चलेगा ना? मेरे पास कितना समय है एक बार मुझे प्लीज ज्ञापित करा दीजिए ताकि मैं। नेटवर्क स्लो है शायद। चलिए बहरहाल, अभी मुझे आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा कितना समय है। तो मैं आपको सैलरी के विषय में बता रहा था कि सैलरी के विषय में क्या है पूरा सेगमेंट। अब मैं आपको कुछ प्रसिद्ध शहर बताता हूँ वियतनाम के। हनोई कैपिटल है, नेशनल कैपिटल है वियतनाम की। होचिमिन फाइनेंशियल कैपिटल है, और दानांग ब्यूटीफुल शहर है। ये तीन टॉप के शहर हैं। दानांग में करीब करीब 40 योगा सेंटर है, होचिमिन में करीब करीब 100 योगा सेंटर है, और हनोई में कम से कम 150 योगा सेंटर्स है, छोटे बड़े मिला के। तो होचिमिन में भी बहुत बढ़िया काम चलता है और हनोई में भी बहुत बढ़िया काम चलता है। होचिमिन थोड़ी गर्म शहर है, थोड़ा यहाँ पे गर्मी ज्यादा रहती है होचिमिन में, और हनोई थोड़ा सा ठंडा शहर है। और दनांग जो है वो न्यूट्रल है क्योंकि ये समुद्र के किनारे है। होचिमिन में बहुत सारे लोग हैं, हनोई में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे फैलाव ज्यादा है, यानी कि शहर के पास विस्तार बहुत है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों शहर शेयर करते हैं, दनांग शेयर नहीं करता है, इंटरनेशनल वाटर बॉर्डर शेयर करता है। होयान, दालात और नाहत्रांग। नाहत्रांग अगेन आपका समुद्री शहर है, दालात जो है वो माउंटेन सिटी है, और होयान जो है वो बिजनेस सिटी है। ऐसे करते हुए ये सारे शहर करीब करीब 20 महत्वपूर्ण शहर हैं, और इन सारे शहरों को मिला दिया जाए तो ओवरऑल हमारे पास में करीब 1,000 योगा सेंटर्स निकल के आते हैं जो एट प्रेजेंट वियतनाम में है। और वियतनाम में ये मत सोचिए कि आप प्राइवेट कक्षा कर पाएंगे, मतलब प्राइवेट क्लासेस जो होती है वो नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है हमें कि प्राइवेट क्लासेस यहाँ पे नहीं होती। कुछ फेमस योगा सेंटर्स मैं बताता हूँ आपको, जैसे एलीट फिटनेस है, कैलिफोर्निया फिटनेस है, और योगा सोंगखोई, जो जिसमें मैं इस समय बतौर डायरेक्टर कार्य कर रहा हूँ। तो ये कुछ फेमस योगा सेंटर्स हैं। बाकी छोटे मोटे बहुत सारे योगा सेंटर्स हैं। कुछ फेमस योगा फेसेस मैंने आपको बता दिया, जिसमें स्वामी विद्यानंद, अभिषेक, अंकुर, वीरेंद्र ठाकुर, राजा गुरुदेव सिंह, अविनाश जी इत्यादि। वेरियस पोस्ट क्या क्या निकलती हैं वियतनाम में, या किसी भी देश में बतौर योगा ट्रेनर आपको क्या क्या करना पड़ता है। योगा ट्रेनर आप ज्वाइन कर सकते हैं, योगा थेरेपिस्ट के तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं, योगा गुरु के तौर पे। योगा गुरु वाला सेगमेंट थोड़ा सा महंगा पड़ता है, उसके लिए माहौल थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ेगा, है ना, लेकिन ये भी एक सेगमेंट है। रीजनल डायरेक्टर, ब्रांच हेड, सीनियर डायरेक्टर, जनरल मैनेजर और डायरेक्टर एंड सीईओ, इस लेवल तक की टोटल अपग्रेडिंग की जा सकती है पूरे विश्व में। यानी यदि आप योगा ट्रेनर बन के आते हैं शुरुआती कंडीशन में, अगर आपके पास बढ़िया सीक्वेंसिंग है, अच्छे तरीके के आसन करा सकते हैं और अच्छा आसन कर सकते हैं, तो आप विदेश में प्रसिद्ध हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं इससे संबंधित। कैसे कांटेक्ट करना है सेंटर से, तो बेसिकली ये है, यहाँ रिकमेंडेशंस ज्यादा है। अभी इस विषय में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे काम करता है। लैंग्वेज क्या है वियतनाम में, तो वियतनामी भाषा में बात होती है। फूड क्या है, तो ये मांसाहारी क्षेत्र है पूरा का पूरा। यदि यहाँ शाकाहार की बात करें तो चावल मिल जाएगी, दाल मिल जाएगी, आटा जो है वो बड़ा महंगा मिलता है, मिल जाता है, मसाले बिल्कुल नहीं मिलेंगे, और बाकी सब्जियां सारी मिल जाएंगी, यानी कि आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, जीरा, जो भी आपको चाहिए वो सब मिल जाएगा, लेकिन मसाले नहीं मिलेंगे।
और मांसाहारी क्षेत्र है, और मांसाहारी का मतलब इतना मांसाहारी है कि ये कॉकरोच की चटनी बना के खाने में इंटरेस्ट लेते हैं। शुतुरमुर्ग का मांस खाने में इनको बड़ा अच्छा लगता है। तो मतलब ऐसी उल्टी सीधी चीजें खाने में इनको बड़ा आनंद आता है, और यही खा खा के सिर्फ प्रोटीन के नाम पे कुछ भी चबा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ भी चबा लेते हैं, और ये भी नहीं है कि सारे ही जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। मेरे को अभी तक अपने जीवन में 3 वेजिटेरियन लोग भी मिले हैं यहाँ पे, जो कालांतर में वेजिटेरियन हुए हैं। यहाँ पे वियतनाम में अंचाई बोला जाता है, तो कुछ लोग अंचाई भी मिलते हैं। तो हालांकि मैं हर जगह ओपनली, मतलब कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में अगर आप जाएंगे तो आपको खाने को नहीं मिलेगा। मेन सिटी में है, अगर दनांग में, होचिमिन में या हनोई में, तो आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पे सर्वाइवल भी ठीक है। दूसरे देशों में जैसे दुबई है, देश भर के वहां पे इंडियन रेस्टोरेंट्स है। ठीक है। क्या ड्रेसिंग होती है वियतनाम में? तो वियतनामी ड्रेसिंग जो है वो बेसिकली कैजुअल ही है, जो आप लोग अभी पहन के बैठे हुए हैं, ये ड्रेसिंग सेंस यहाँ पे चल जाएगा। यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हाउसेज इन लिविंग फॉर वियतनाम, तो यहाँ पे अगर आपको रहने के लिए आवास चाहिए तो स्वयं से आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे कोई ना कोई वियतनामी गारंटर होना चाहिए, वही आपके लिए आवास गारंटी कर सकता है, आप अपने मन से नहीं ले सकते हैं। दुबई में तो आप कैसे भी ले सकते हैं, किसी भी फ्लैट पे चले जाइए, वहां के सिक्योरिटी गार्ड से बात कीजिए, वो आपके लिए हेल्प, वो आपको हेल्प कर देगा कि वो आप एक घर प्राप्त कर पाए। यही आप यूएस में जाके घर ढूंढना चाहेंगे तो वहां पे ब्रोकर अनिवार्य है, बिना ब्रोकर के आप यूएस में घर नहीं प्राप्त कर पाएंगे। टाइप्स ऑफ योगा क्लासेस, कैसी कैसी योगा कक्षाएं होती हैं, यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कक्षा। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं जिन बातों को आपको जानना चाहिए। क्या है, योग कक्षाओं में एक बात आप जान लीजिए कि यदि आपको टेक्निकल चीजें नहीं आती हैं, टेक्निकल चीजों का मतलब ये है आपको प्रॉप्स यूज नहीं करने आता है, योगा व्हील यूज नहीं कर सकते आप, योगा बॉल यूज नहीं कर सकते आप, है ना, एरियल योगा नहीं जानते हैं आप, बैक बेंडिंग अच्छे से नहीं होती आपकी, या बैक बेंडिंग जानते ही नहीं है कराना कैसे है, खुद का पेट आपके जीवन में आप जितने तेजी से भाग रहे हैं उससे ज्यादा तेजी से आपका पेट भाग रहा है। ठीक है, तो इन सारी कंडीशन में आप जो है बेकार है। आपके लिए फिर वो योग का क्षेत्र जो है ना, वो फिर उसको तिलांजलि दे दीजिए आप। आपको जो टेक्निकल चीजें हैं वो सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लास में मतलब टाइम मैनेजमेंट क्या है, फ्लो क्या है आपका, जैसे विन्यासा फ्लो है। अब विन्यासा फ्लो देखिए, यूनिवर्सिटी का करिकुलम निर्धारित है, वो ट्रेडिशनल योगा सिखाया जाता है, लेकिन जो विदेश है ना, दूसरे देशों में आपको ट्रेडिशनल योगा नहीं चलाना है। दुबई में तो चलेगा, जैसा यूनिवर्सिटी में सिखाया है हूबहू बहू दुबई में चल जाएगा, क्योंकि दुबई के लोग सारे इंडियन है, वहां शेख आपसे सीखने नहीं आएगा। और सऊदी अरेबिया में तो आपके यहाँ महिलाएं आ ही नहीं सकती, आप महिलाओं को डायरेक्टली देख ही नहीं सकते, नहीं तो वो पकड़ के ले जाते हैं और ऐसी सेवा करते हैं कि फिर दोबारा आप भूल के भी नहीं देखेंगे। सऊदी अरेबिया का कानून है। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया तो भूल जाइए, वो महिला मतलब महिलाओं के लिए तो वहां पे योगा आप नहीं करा सकते, और पुरुष जो है उनको उनका स्वाभिमान जागा रहता है, वो सऊदी का शेख नीचे नहीं बैठेगा, तो मैट कहाँ बिछाएंगे? ऐसा तो है नहीं कि उनके लिए अलग से कुछ व्यवस्था लाएंगे, उनका उनका अपना सिस्टम है। सऊदी का शेख मतलब वो उतरेगा, बहुत अजीब व्यवस्था है। आप सऊदी के लोगों को देखिए, दुबई के लोगों को देखिए, तो वो गजब का उनके अंदर एटीट्यूड है, अहंकार, पैसे का जबरदस्त अहंकार। लेकिन भारतीय लोग वहां पे उपस्थित हैं, वो योगा करते हैं। और दुबई में जो भी योगा इकोनॉमी चल रही है वो सिर्फ फॉरेनर्स के कारण से चल रही है, जिसमें यूरोपियन बहुत सारे लोग हैं आके रहते हैं, और इंडियन लोग भी रहते हैं, तो उसके कारण से इकोनॉमी वहां की चल जाती है। ठीक है, इसके अलावा आप यूएस में चले जाइए, अगेन यूएस में सब कर लेंगे, यूएस का लोकल रेसिडेंट भी कर लेगा, पाकिस्तानी भी कर लेगा, बांग्लादेशी भी कर लेगा, और इंडियन तो करेगा करेगा योगा वहां पे। और वो आपको वही लगभग $7 या $8 या $10 के आसपास आपको पैसा देंगे। $8 का मतलब 8 × 64, 640 रुपए, 650 रुपए, $700, $800 या $900 के आसपास पर क्लास आपको यूएस में प्राप्त होगी। यूरोप में चलिए, अगर आप ब्रिटेन में चले जाते हैं, लंदन में, तो वहाँ पाउंड मिलता है, तो पाउंड जो है वो करीब करीब $100 के आसपास का होता है। तो वही 5 पाउंड, 7 पाउंड या 8 पाउंड वो आपको दे देंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर आप बहुत फेमस है तो 15-20 पाउंड आपको पर क्लास का मिल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं मिलना है। इस हिसाब से मैं आपको बताया ना कि मेरा अनुभव है इस मामले में कि आप सबसे बेटर है कि अगर आप विदेशी सरजमी पे योग अध्यापक बनना चाहते हैं तो वो पैसे के तौर पे, तो वो आपके लिए ये शेखों का इलाका जो है वो ज्यादा बेटर है। लेकिन यदि आप वियतनाम में, अब आप ये पूछेंगे कि सर वियतनाम क्यों प्रेफरेबल है, क्योंकि वियतनाम को योगा का स्वर्ग बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप जैसे भी हैं, यहाँ आप स्वीकार कर लिए जाएंगे। आप अमेरिका चले जाइए और एक शब्द गलत बोल दीजिए, अंग्रेजी का ही बोल दीजिए, बाकी की तो बात ही छोड़िए, वो आपको तुरंत समझ जाएगा कि क्या क्या सेगमेंट है आपका, और वो जहां आपको $15-20 देना था वो आ जाएगा $1-2 पे, कि इतनी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं मिलना है, और भारतीय ही सबसे पहले आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को अमेरिका में बहुत इजीली स्थापित कर पाएंगे। वियतनाम पूरी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप
टेढ़े मेढ़े होके आ जाइए, धीरे 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 यहाँ सीख के सिखा सकते हैं। बाकी किसी अन्य देश में ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप वहां सीखते हुए सिखा लें, यानी रॉ मटेरियल यूनिवर्सिटी से निकल के आप अन्य देशों में जाके नहीं सिखा सकते। दुबई में ये चीज है, दुबई में आपका कोई बॉस नहीं है तो दुबई में चल जाएगा, दुबई में चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगेन वहां पे अगर यूरोपियन क्लास करने आते हैं सो यू विल बी इन ट्रबल, आपके लिए अगेन परेशानी आ जाएगी। यूरोपीय लोग जो है ना वो योग को लेके बहुत बहुत सांस्कृतिक है। यूरोपियंस यानी जो व्हाइट है, उनको अगर आप योगा कराने जाते हैं तो उनके लिए थोड़ी कठिनाई आपके सामने आएगी। वियतनाम या इधर कोरिया या जापान के लोगों के लिए बहुत ज्यादा कोई दिक्कत का विषय नहीं है। आप जो सिखाएंगे, चाइना भी इसमें एक देश है, आप जो सिखाएंगे वो उनको स्वीकार है और सम्मान के साथ स्वीकार है। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। सबसे पता है आपको, राम और कृष्ण के पूरे अगर एस्पेक्ट को देखा जाए तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है जो राम को महान बना देता है, और वो एस्पेक्ट है उनका चरित्र। सिर्फ किसी भी योग अध्यापक के लिए यदि वो चारित्रिक तौर पे सुसांस्कृतिक है और अपने आप को स्थापित किए हुए चारित्रिक स्थिरता बनाए हुए है, तो वो व्यक्ति किसी भी देश में सफल है। वियतनाम के अधिकतर योगा टीचर जो 2 साल 3 साल के बाद छोड़ के चले जाते हैं, उनका सबसे बड़ा दोष होता है चारित्रिक दोष। बस यही एक कारण है, इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है जो आपको पीछे खींच दे। और यकीन मानिए, यदि आप अनुशासित हैं, जो योग का प्रथम सूत्र है, अगर आप अनुशासित हैं तो आप अपने आप को अपनी उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं जिन ऊंचाइयों के लिए आपने कभी आशातीत कल्पना नहीं की थी। जो आपकी कल्पनाओं से परे है, उस कल्पनाओं तक आप पहुंच सकते हैं। योग के क्षेत्र में इतनी एम्पल अपॉर्चुनिटीज है। बस इतनी सी बात है, विदेश में योग करना, योग कराना, इतनी सी बात है। जो शास्त्र आप पढ़ते आ रहे हैं, एमएमए एमएससी में जो पढ़ते आ रहे हैं, ये आपके जीवन भर काम आने वाला है। यानी आज आप पढ़ रहे हैं ना, उन सूत्रों को अगर आप आज याद कर रहे हैं तो आज के 10 साल के बाद अगर आप किसी मंच से दहाड़ते हुए बोलेंगे ना, आपको 10 श्लोक याद है, और उन 10 श्लोकों को आप 10 संस्कृत के श्लोकों को आधे घंटे के हिंदी के वक्तव्य में यदि 10 बार बोल देते हैं ना, तो सामने बैठा हुआ व्यक्ति ये सोचेगा कि यार ये व्यक्ति बड़ा विद्वान है, इसकी विद्वता ये 10 ही बोला लेकिन इसको आता कम से कम 1,000 होगा। और वास्तविकता ये है कि उसको आता कुछ नहीं होगा, लेकिन वो 10 भी बोल दिया। मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फेक बन के रहिए, लेकिन अभी वो 10 ही याद कर लो अगर आपको नहीं कुछ याद हो रहा है तो। क्योंकि आप देखो ऐसा ना, इथेनिक अलग है ना, इथेनिक्स अलग है आपकी। आप पंजाब में पढ़ रहे हो तो पंजाब में पढ़ रहे हो तो आपकी शिक्षा परिविधा जो है वो हालांकि सही गाइडेंस में हो, लेकिन बावजूद इसके आपको चाहिए कि बहुत सारी स्किल्स को सीखो, अपने साथ स्किल एड ऑन करो, जिसमें व्हील योगा, ब्रिक्स योगा, एरियल योगा, वॉल योगा, टेबल योगा, चेयर योगा, है ना। उसके बाद फिर आजकल तो हरियाणा वालों ने डंडा इंट्रोड्यूस कर दिया है, लठ बोलते हैं उसको, लठ योगा। और वियतनामी जब बोलते हैं ना लठ योगा तो बड़ा बहुत हंसी आती है। आपको मैं दिखाऊंगा, 2 4 फोटो भेजूंगा, आप देखिएगा। वो डंडे को पकड़ के और उसके सहारे से योग किया जाता है। तो कहने का मतलब ये नई नई चीजें, नया नया सेगमेंट स्थापित किया जा रहा है आजकल योग के क्षेत्र में, और नए इनोवेशन हो रहे हैं। थेरेपी बहुत अनिवार्य है। अगर आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी आती है तो आपके जैसा कोई टीचर ही नहीं होगा, क्योंकि आपके आसपास जो अलग यूनिवर्सिटी से जो लोग आ रहे हैं ना, वो अवेयर ही नहीं है, और उनको कोई अवेयर करने वाला है ही नहीं। मैं आपको ऐसी कम से कम 52 यूनिवर्सिटीज के नाम गिना दूंगा जहां से सिर्फ बच्चे पास हुए जा रहे हैं कंटिन्यू, जैसे मशीन पास करते जा रही है। हाँ भाई चलो 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 आगे बढ़ो, ठीक है, बहुत बढ़िया, बड़े आप क्या कम से कम इतनी तो वो ली गई ना जद्दोजहद की, चलो 1 घंटे बैठाया जाएगा, आप डेफिनेटली बोर हो रहे होगे, लेकिन ठीक है, बावजूद इसके जब आप नौकरी करने जाओगे ना, जब आप पहली बार किसी दूसरे एयरपोर्ट पे उतरोगे किसी देश के, और उस देश की खुशबू को सूंघोगे, उस समय मैं याद आऊंगा आपको कि मैंने क्या बात कही थी आप सभी के सामने। आपको पता चलेगा कि आपके अंदर का जो योग है वो आपकी सहायता जबरदस्त तरीके से करता है। देखो हर शहर की एक खुशबू होती है, और वो जब आप विदेशी सरजमी पे जाएंगे, दुबई जाएंगे तो वो आपको वहां आपको अजीब लगेगा, वियतनाम आएंगे तो यहाँ तो और अजीब लगेगा, क्योंकि चारों तरफ मीट मांस मुर्गे कटे जा रहे हैं, और आप उसको जब देखते हैं और बिल्कुल, और गर्दन वो सामने रखते हैं कि ये इस चीज का मांस है, तो कटी हुई गर्दन और उठी हुई आंखें जब आप देखेंगे उस जीव का ना, तो यदि आप जीव हत्या के विरुद्ध हैं तो आपको दया आनी तय है। लेकिन बावजूद इसके सर्वाइवल भी तय है, आप बड़े आराम से सर्वाइव कर जाएंगे। वियतनाम वो शहर है, वो देश है। अब आपके समक्ष यदि कोई प्रश्न है तो आप मुझसे वो प्रश्न पूछ लीजिए। मेरी अपेक्षा है कि मैंने आपको टोटल अपॉर्चुनिटीज बता दी है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं कि आपको अप्रोच कैसे करना है। अप्रोच करने का सबसे बढ़िया माध्यम माना जाता है कि आप रेफरेंशियल जाएं। अगर आप डायरेक्ट अप्रोच में जाते हैं तो आपके साथ ठगे जाने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, या तो आप बहुत बुद्धिमान हो। रेफरेंस का मतलब ये है कि आप अपने कॉन्टैक्ट से जाइए, मतलब कम से कम आपका आपकी साइक्लिक चेन जो है वो मजबूत होनी चाहिए। आप किसी ना किसी को जानते हो किसी ना किसी सेगमेंट में कि ये व्यक्ति वहां है, चलो कुछ नहीं होगा तो ये मेरी मदद कर देगा, क्योंकि दिक्कतों की कोई गारंटी नहीं।
आप वहां से फ्लाई कर जाएंगे एयरपोर्ट से, लेकिन जैसे आप वियतनाम आएंगे तो यहाँ का कस्टम पकड़ लिया किसी चक्कर में, कोई भी चीज में, तो बस आप परेशान, फिर वो आपको पकड़ के बैठा रहेगा, बोलेगा किसी को बुलाओ। आप किसको बुलाओगे? और यहाँ पुलिस वालों को, आईजी रैंक तक के लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, तो बस परेशान हो जाएंगे आप। ऐसी कंडीशन में आपको आपका अप्रोच होना चाहिए। दुबई में ये कहावत कही जाती है कि 3 चीजों का खर्चा बहुत ज्यादा है। 3 ही खर्चे हैं दुबई में। एक तो रेंट का खर्चा बहुत ज्यादा है, दूसरा वहां की यात्रा, जो मेट्रो है वो एक स्टेशन से जाने का दूसरे स्टेशन में, माने 1 किलोमीटर की दूरी 3 दिरहम में तय कराती है। तो दूसरा जो खर्च है वो है यात्रा का। और तीसरा खर्च है पुलिस को दिए जाने वाले टैक्स का। हर 15 मिनट पे, 20 मिनट पे वहां पे करीब करीब 100 लोगों का चालान हो जाता है, अलग अलग कारणों से। बहुत सारे कारण है, दुबई में खूब चालान होता है रोड पे चलते हुए। अगर आप कार से या बाइक से या ई स्कूटर से चल रहे हैं तो वहां पे सीआईडी बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी शहर में रहिए, अगर आपको कोई जानता है वो ज्यादा बेटर है, वो आपकी जॉब के लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन क्रिएट करता है। यदि आपको कोई जानता नहीं है, बिना अप्रोच के आप डायरेक्ट अप्रोच करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी है। वियतनाम सबसे बेटर कंट्री है जो फेसबुक को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। यहाँ इंस्टाग्राम नाम की कोई संरचना नहीं है, इंस्टाग्राम को कोई यूज करना भी नहीं चाहता। यहाँ का हर व्यक्ति जो है, पूरा का पूरा योगा सेंटर फेसबुक पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। यानी दिन के यदि 12 घंटे देखा जाए तो 12 घंटे में वो 8 घंटे तो फेसबुक को देखते ही रहते हैं। कॉल आनी है, यहाँ इनका अपना एक एक व्हाट्सएप है इनका अपना। इनका फेसबुक और व्हाट्सएप का कॉम्बिनेशन एक इनका अपना सॉफ्टवेयर है जिसको जालो बोला जाता है, ZALO, जालो। तो जालो जो है, जालो पे आप चाहेंगे तो जालो पे आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और जालो पे योगा सेंटर्स को ढूंढ सकते हैं। और यदि आप जालो के थ्रू किसी सेंटर को अप्रोच करते हैं तो वो आपको प्रेफर करेगा, कि उसे पता रहेगा कि ये वियतनामी कल्चर से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। तो जालो इज अ बेस्ट ऑप्शन। दुबई में जो है वो बॉटिम चलता है, वहां कॉलिंग के लिए व्हाट्सएप नहीं चलता है, तो दुबई का एप्लीकेशन बॉटिम है। ऐसे हर देश का अपना अपना अलग है। वीचैट जो है वो चाइना में चलता है, चाइना में ना फेसबुक चलेगा, ना गूगल चलेगा, ना कुछ नहीं चल रहा है वहां पे। तो हाँ, वीचैट चलती है। वो इंट्रा कंट्री ही है, उसको आप बना के यूज तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक नहीं कर रहे, वो मतलब बाहर नहीं होता है उतना ज्यादा जितना चाइना के अंदर होता है। फेसबुक नहीं चलता चाइना में। तो हर देश का अपना एक सॉफ्टवेयर है। भारतीय लोगों ने बनाया तो सही, लेकिन टेलीग्राम बनाया हुआ है, तो टेलीग्राम पे वही है ना, बड़ी बड़ी फाइलें शेयर करते हैं बस हम लोग, किताबें शेयर करनी है या अन्य कोई विषय वस्तु। तो टोटल हमारे पास आउटकम यही है। ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटी से साउथ एशिया में कुछ और कंट्रीज हैं जहां पे बहुत अपॉर्चुनिटीज है, जैसे इंडोनेशिया है। पूरी तरीके से मुस्लिम आबादी है, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है पूरे विश्व में। लेकिन फिर भी वहां के मुस्लिम जो है वो अलग तरीके के मुस्लिम है। वो आपको बहुत मतलब स्वीकार करते हैं। इंडोनेशिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, हालांकि वहां भूकंप आने की संभावनाएं भी ज्यादा रहती हैं, और समुद्री क्षेत्र है, समुद्र के आसपास का क्षेत्र है। मलेशिया जो है वो, वहां पे भी मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां भी योग की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। जापान का जल्दी वीजा नहीं मिलता है, इस चक्कर में जापान में बहुत अपॉर्चुनिटीज खुली नहीं है। साउथ कोरियन लोग जो हैं वो बहुत स्टाइलिश लोग हैं। दुनिया में सर्वाधिक स्टाइलिश लोग मैंने साउथ कोरिया में देखे हैं। तो वो जनरली आप रोड पे कितना, जैसे होता है ना हमारे यहाँ गाँव में या शहरों में, अगर एक विदेशी आ जाए तो पूरा शहर टूट पड़ेगा देखने के लिए, अरे कौन आ गया, ये गोरा आ गया है ना। तो पूरा शहर बहुत खुश रहेगा, वाह फॉरेनर इन माय सिटी। वो अगर उसको कोई जरूरत चाहिए होगी, कोई हेल्प चाहिए होगी, तो पूरा पूरा शहर हेल्प करने को तैयार हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप कोरिया में चले जाइए तो आप चाहे कितने बड़े विदेशी हो, चाहे आप हेलीकॉप्टर से रोड पे उतरिए, वो किनारे दुकान वाला भी आपकी तरफ देखेगा नहीं, वो चुपचाप से पैदल चलता चला जाएगा। मतलब वहां सारी चीजें न्यूट्रल है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन हो तुम, क्या हो, किससे कोई लेना देना। वो अपने में इतना स्टाइलिश है, एक्स्ट्रा स्टाइलिश कंट्री है। तो वहां अगर कोरिया में योगा सिखाना है, मेरे बहुत सारे मित्र हैं कोरिया में भी, साउथ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया तो भूल जाइए, साउथ कोरिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो साउथ कोरिया जो है वो अपने आप में बड़ा स्टाइलिश शहर है, और वहां अगर आपको योगा टीचर बनना है तो वही पंजाबी लोग वहां पे बहुत सफल हो सकते हैं, क्योंकि पंजाब में अलग एक स्टाइल का वर्जन दौड़ता है, तो वो लोग वहां पे सफल हो सकते हैं। लेकिन बियॉन्ड ऑफ ऑल दिस, अगर आप साउथ एशियन कंट्रीज में लाओस और कंबोडिया की तरफ जाएंगे, तो कंबोडिया गरीब कंट्री है, लाओस भी गरीब कंट्री है, यहाँ भी योगा का उतना उत्थान नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज है, अगर आप चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। थाईलैंड जो है वो भी ऐसा ही है, थाईलैंड में बहुत सारे भारतीय रहते हैं। हर काम, हर तीसरा चौथा आदमी आजकल भारतीय दिख जाएगा आपको थाईलैंड में। तो थाईलैंड भी अपॉर्चुनिटीज का शहर है, लेकिन उतनी अपॉर्चुनिटीज यहाँ नहीं मिलेगी। म्यांमार गरीब देश है ना, भूटान में संभावना नहीं है, बांग्लादेश की स्थिति बेकार है, श्रीलंका आपको जाने, आप जाने से रहे। तो एशिया तो मैंने कवर कर लिया। अब बचती बात यूरोप की, तो यूरोप का शेंगन वीजा लगता है। तो शेंगन वीजा जो है वो अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो यूरोप की लगभग लगभग 20-25 कंट्रीज में, अब तो ब्रेग्जिट हो गया तो ब्रिटेन बाहर है, तो ब्रिटेन के लिए तो अलग चाहिए होगा, लेकिन बाकी यूरोपियन कंट्रीज में आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि एशियन होने के कारण वहां पे रंग भेद का बहुत बड़ा सरदर्द है।
तो रंगभेद होना तय है, और वहां पे कमेंट्स होना और उल्टे सीधे कमेंट्स पास करना, और आपको आपको थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ जाएगी, जो मेरे को रोमानिया में झेलनी पड़ी थी। फिर आते हैं इधर ईस्ट एशिया की तरफ आते हैं। अगेन ईस्ट एशिया में जो दुबई, बहरीन, कतर, सऊदी, ये सारे देश हैं, यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज है। इराक और ईरान और सीरिया और तुर्की, ये चार ऐसे देश हैं जहां अपॉर्चुनिटीज की संभावना बिल्कुल शून्य है। ईरान में संभावना बिल्कुल नहीं है, ईरान नहीं जा सकते आप। ईरान के लिए आपको कोई इनवाइट करने वाला चाहिए, और वहां की करेंसी भी बहुत बड़ी है। वहां भी ऐसे लाखों में पानी मिलता है, मतलब 2 लाख का पानी मिलेगा। तो वहां की करेंसी बहुत बड़ी बड़ी है। ईरान नहीं है। इराक जो है वो बगदादी क्षेत्र है, लेकिन वहां पे आतंकवाद के चक्कर में वहां भी आप नहीं जा सकते। कतर में, बहरीन में, इन दोनों देशों में बहुत अपॉर्चुनिटी है। दुबई में बहुत अपॉर्चुनिटी है। सऊदी में बतौर मुस्लिम अगर आप जाएं तो ज्यादा बेटर है। बाकी अन्य धर्म से होने के कारण से आपको वहां पे उतनी अपॉर्चुनिटीज प्राप्त नहीं हो पाएंगी जितना अन्य धर्म के लोगों को प्राप्त हो जाएगी। तो सऊदी में, और चूंकि अगर आपके साथ महिला नहीं है, और वो भी मुस्लिम महिला नहीं है, तब तो संभावना ही नहीं है बिल्कुल। क्योंकि अगर आप वहां पे कोई भी गलती किए तो फिर आपकी सेवा अलग तरीके से की जाएगी। गलती का मतलब इतनी सी गलती, वो ये नहीं कि आप चलो ठीक है सॉरी सॉरी बोल के चले गए, और सेवा भी प्रॉपर की जाती है। ये नहीं कि थोड़ा बहुत। मेरा एक दोस्त है, बेचारा पायलट है ना उसकी कहानी ऐसी ही है, वो उसकी ऐसी सेवा हुई है, तब से मुझे वो कहानी याद है। उसको इतना मारा है पुलिस वालों ने, कई दिन तक वो जहाज लेके नहीं उड़ा पाया, है ना। तो कहने का मतलब ये है, वो अपनी लोकल फ्लाइट्स लेके उड़ाता था, दुबई से सऊदी, सऊदी से दुबई, ये उसकी फ्लाइट होती थी। लेकिन अब वो दुबई से बहरीन जाता है, अब नहीं जाता, वहीं पे है दुबई में। तो कहने का मतलब ये है कि आप इधर ईस्ट एशिया में आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अफ्रीका की मैं अगर बात करूं तो अफ्रीकन कंट्रीज में, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो वास्तविकता में ठीक है, लेकिन अधिकतर अफ्रीकन कंट्रीज बहुत बेकार है। अफ्रीका में अगर आप जैसे सोमालिया आप चले जाइए, अगर आप रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं तो पूरा गांव देखने के लिए आ जाएगा कि ये कौन आ गए, सब किस ग्रह के लोग आ गए। अगर आप क्या कहते हैं अन्य जैसे कि फिजी वगैरह में चले जाइए, तो वहां इंडियन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। बाकी अधिकतर अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो बिल्कुल, जैसे होता है ना कि जैसे हम लोग तो फिर भी, अब आप लीजिए इथोपिया ले लीजिए। इथोपिया जो है वो हमसे 6 साल पीछे चल रहा है। मतलब हमारा जो कैलेंडर है, उनके यहाँ 6 साल पीछे का कैलेंडर चल रहा है शायद। तो इस तरीके से वो बहुत पिछड़ा हुआ देश है, और पिछड़े हुए देशों में तो आपकी संभावना बिल्कुल नहीं। अब चलते हैं अमेरिकन कंटेंट की तरफ। तो कनाडा इज द बेस्ट ऑप्शन, बीइंग अ पंजाबी गाइस, कनाडा इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि वहां आपको आपका भाई पंजाबी ही आपको स्वीकार नहीं करेगा, और आपको हराने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे। हालांकि वहां पे कुछ गवर्नमेंट रूल्स हैं कि इतना आपको, अगर आप काम करेंगे प्रतिदिन, तो आपको कम से कम 70 या 80 डॉलर तो मिलना मिलना तय है। लेकिन अमेरिकन कंटेंट में अगर आप चले जाते हैं, तो अमेरिकन कंटेंट में आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप वहां मेहनत करके कमा सकते हैं, लेकिन ज्ञान होना चाहिए। तो ये ओवरऑल मैंने आपको ग्लोब का बता दिया कि पूरे पृथ्वी पे इस समय क्या चल रहा है। अब बताइए, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप मेरे से प्रश्न पूछ लीजिए। मेरा विषय यहीं पे समाप्त होता है। ये जो ग्रुप में बच्चे बैठे हुए हैं खालसा कॉलेज के, अगर आप भी कुछ पूछना चाहें, क्योंकि मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा ध्यान से आप लोगों ने सुना है मुझे। एक आधा लोग पीछे से भाग गए, लेकिन चलो ठीक है और कुछ मैम लोग भी बैठी हुई हैं, सीनियर मैम लोग का भी कोई प्रश्न होगा, आप लोग पूछ लीजिए। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो अनम्यूट कीजिए अपने आप को, और पूछ लीजिए कि क्या आपका कोई प्रश्न है किसी भी संदर्भ में। देखिए मैं बताऊं, आपकी आप ही की तरह मैं भी किसी दिन कक्षा में बैठा था, और आज आज यहाँ पे बैठा हुआ हूं आपके बीच में। तो वो जो दूरी है ना, वो मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, उस गैप को मैं जानता हूँ कि क्या दूरी रही है वो, और कैसे ये यात्रा होती है। तो आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं कनेक्ट करके बता पाऊंगा आपको। गुड आफ्टरनून सर। जी आहुति जी। शिवम सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन पा रहा हूँ। हाँ जी सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर हमें इंटर्नशिप के लिए आना हो वहाँ पे वियतनाम में, तो कैसे आ सकते हैं और क्या कोई प्रोसेस है उसके लिए देखिए जिसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट? मैं बताता हूँ इंटर्नशिप के लिए होता क्या है। क्योंकि जितने योगा सेंटर्स हैं वहाँ पे चीज़ें बहुत फिक्स हैं। फिक्स का मतलब, सुबह टीचर आएगा, लोग आएंगे, योगा सिखाएगा, टीचर अपने घर चला जाएगा, क्लाइंट अपने घर चले जाएंगे, महीने के अंत में पैसा मिल जाएगा। लेकिन अब क्या है ना, चूंकि जो मेरी संस्था है योगा संको है, जिसकी 50 ब्रांचेस हैं पूरे वियतनाम में, अब हम लोगों ने ये करना शुरू किया है कि हम क्या करेंगे, इंटर्नशिप्स के लिए बच्चों को आमंत्रित करेंगे कि आप एक बार यहाँ आइए, और जहाँ पे हमारे टीचर्स रहते हैं, आप उन्हीं टीचर्स के साथ रहिए, अपना खाने पीने की जो
व्यवस्था है, सामान्य इंडियन खाना वो खाइए और योग कक्षाओं को सीखिए। लेकिन इस पूरे प्रक्रम में चूँकि क्या है, वीज़ा जो है वो 1 महीने का होता है, तो वो टूरिस्ट वीज़ा है। तो ये एक थोड़ा-सा चेकअप का पॉइंट है कि उस टूरिस्ट वीज़ा पे 1 बाय 1 करके, यानी ऐसा नहीं है कि एक ही बार में 20 लोगों का ग्रुप आ जाए तो वो रह के योगा सीख के चला जाए, ऐसा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लोगों को बड़े सेंटरों पे आमंत्रित किया जा सकता है। और ये बतौर डायरेक्टर मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि यदि आपकी यूनिवर्सिटी से कोई आना चाहेगा, तो मैं मेरे लिए वो एक सौभाग्य का विषय होगा। मैं करीब-करीब 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन की जो ट्रेनिंग है, इनिशियल ट्रेनिंग, वो मैं आपको उपलब्ध कराने की जो है गारंटी दे सकता हूँ। बाकी अन्य सेंटरों में चूँकि अभी तक ऐसा कोई है ही नहीं है, पूरे वियतनाम की मैं बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा इतना बड़ा सेंटर नहीं है या इतनी बड़ी चेन नहीं है जो इस तरीके के बिज़नेस में इंटरेस्ट ले, और कोई भारतीय एंटरप्रेन्योर भी नहीं है जो इस तरीके का इंटरेस्ट ले रहा हो, भारतीय लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा हो। हर आदमी आता है यहाँ पे, खुद का सेटलमेंट देखता है, पैसा कमाता है और फिर यहाँ से वापस हो जाता है। तो यदि आप लोग आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, मैं स्वागत कर सकता हूँ यहाँ पे आप सभी का। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपको आपके लिए कुछ कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच सर। सर, और जैसे अभी आपने बोला कि 30 डेज का वीजा है, उसमें आपने एक 90 डेज का वीजा भी बताया था, हम वो भी लगवा सकते हैं 90 डेज़ का या वीज़ा, 30 डेज का टूरिस्ट वीजा ही लगवा सकते हैं? नहीं, टूरिस्ट वीज़ा ही लगवा सकते हैं। 90 डेज़ का वीज़ा वर्किंग वीज़ा होता है और वर्किंग वीज़ा में कंपनी को एक टैक्स देना होता है सरकार को। तो कंपनी कोशिश करती है अवॉइड करे, उसमें करीब 20 से 25 हज़ार रुपए का खर्च होता है उस 3 महीने के वीज़ा में। तो कंपनी अपने टीचरों को ही देती है जिनको सैलरी देना चाहती है या जिससे प्रॉफ़िट कमा सके। तो हर कंपनी जो है वो प्रॉफ़िट सीकिंग होती है, ऐसे में वो इंटर्नशिप के लिए 25 हज़ार रुपए खर्च करने से थोड़ा-सा अवॉइड करेगी। कोशिश करेगी कि आपको टूरिस्ट वीज़ा, अच्छा टूरिस्ट वीज़ा में भी ये है कि वो टूरिस्ट वीज़ा आ जाता है 3 साढ़े 3 हज़ार रुपए में बन जाता है टोटल। तो 3,000 रुपए का टोटल खर्चा है, तो ये एक ईज़ी प्रोसेस होता है, इसमें आप आ सकते हैं और बहुत लंबा समय भी नहीं लगता है टूरिस्ट वीज़ा में, और कोई चेकिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है। वर्किंग वीज़ा में चेकिंग हो जाती है, कई बार पुलिस आ जाती है। तो लेकिन मैं जहाँ पे हूँ, जिस संस्था में डायरेक्टर हूँ, तो इनकी जो ऑनर है, ये खुद ही आईजी हैं। मतलब यहाँ की पुलिस की इंस्पेक्टर जनरल है। तो बहुत बड़ी पोस्ट है, तो इसलिए इनके यहाँ कोई परेशानी नहीं है। हालाँकि टूरिस्ट वीज़ा इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर इंटर्नशिप एज़ पर माय ओपिनियन। थैंक यू सर। हाँ, ये एक बालक आया हुआ था। बताओ भाई, कुछ कह रहे थे आप, आगे आइए। आओ, आओ, देख रहा हूँ मैं, आप आगे आगे आए थे फिर पीछे चले गए थे। खालसा कॉलेज, हाँ। क्या है आपका प्रश्न? अरे यहाँ भी इतने सारे लोग सुन रहे थे मुझे, आहुति जी आपके यहाँ। अरे वाह। सर मैंने ना ऑस्ट्रेलिया का खास तौर पे पूछना था। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, देखो ऑस्ट्रेलिया रह गया। ऑस्ट्रेलिया का नहीं आपने बताया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड रहेगा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की कंडीशन ये है कि ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना वो रेगिस्तान है, लेकिन जो समुद्री शहर है ना, पर्थ हो गया और क्या कहते हैं, सिडनी हो गई, तो ये जो एरिया है, ये जो लाइनअप है, यहाँ पे योगा सेंटर्स हैं। अगेन वहाँ पे एक स्वामी जी हैं, मैं जानता हूँ, मेरी बातचीत होती है, उनका नाम श्रद्धानंद या शिवानंद ऐसे करके कोई है, बड़े जबरदस्त हैं। तो उनके फॉलोअर्स वहाँ पे बहुत ज्यादा हैं, ऑस्ट्रेलियन लोग हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो बेटर ऑप्शन, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का वीजा काम करने के लिए डायरेक्ट मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है। ऑस्ट्रेलिया और यूके का वीजा अगर आपको चाहिए, तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप किसी तरीके से वहां की यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हैं। एक कोई कोर्स के लिए अप्लाई कीजिए, और वहां बहुत सारी भारतीय लोगों का बिजनेस बहुत ज्यादा है, तो भारतीय लोग भारतीय लोगों को स्कॉलरशिप दे देते हैं। स्कॉलरशिप का मतलब ये है कि बहुत सस्ते में आपकी पढ़ाई हो जाएगी। तो यदि आप वो स्टूडेंट वीजा ले लेते हैं ना, तो आप वहां पे काम भी कर सकते हैं, मतलब पार्ट टाइम आपका कार्य चल सकता है। लेकिन जब आप वहां पे लगभग 6 महीने रह जाते हैं, साल भर रह जाते हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया के वर्किंग वीजा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप कर पाते हैं। मेरा एक मित्र है ऑस्ट्रेलिया में इस समय एट प्रेजेंट। तो आप वो मतलब ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो बेटर ऑप्शन। सैलरी अगेन वही आएगी आपकी ज्यादा ज्यादा पर क्लास ऑस्ट्रेलियन डॉलर के आसपास में 8 से 10 या 12 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, इससे ज्यादा नहीं आना। न्यूजीलैंड में भी मेरी एक मित्र रही है योगिनी पद्मा जी, तो वहां पे भी सैलरी का एस्पेक्ट यही है। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इन सारे पेनिनसुला में कितना 1,000 से 1,200 1,500 पर क्लास मिलेगी, सिवाय आपके ये अरेबियन गल्फ के अलावा। अरेबियन गल्फ में इसकी कोई लिमिट नहीं है, वो पर क्लास 5,000 7,000 तक पहुंच सकती है। लेकिन बाकी पेनिनसुलास में, जिसमें ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड पेनिनसुला है, या आपका अमेरिकन कंटेंट है, या आपका अपर यूरोप है, उधर इन सारे कंडीशंस में, यूरोपियन कंट्रीज में तो भाषा की भी बहुत बड़ी दिक्कत है। ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी चलती है, दैट इज अ गुड ऑप्शन। हाँ, और कोई प्रश्न? डिस्कस करके प्रश्न पूछेंगे।
तो वन थिंग कि एमएससी करने के बाद हम ज्यादा बेटर रहेगा जाना कि एमएससी करने जाना चाहिए वहां पर। एमएससी करने नहीं जा सकते ना योगा में, एमएससी या कुछ भी, ये सिर्फ भारत में हो रहा है। नहीं आप सर, एमएससी, जैसे जैसे सर आपने बोला ना कि स्टडी जाना एमएससी तो करके, स्टडी बेस पे ही पड़ेगा। एमएससी करके अगर आप एमएससी छोड़ के चले जाएंगे, ड्रॉप आउट होकर ऑस्ट्रेलिया जाने की कोशिश कर लेंगे, तो वहां ड्रॉप आउट वालों की इज्जत ही नहीं होती। वहां वहां भी ऑस्ट्रेलियन जो प्रोफेसर हैं वो बड़े रंगभेदी हैं। रंगभेदी का मतलब वहां पे इंडियन कम्युनिटी के ऊपर बहुत अटैक होता रहता है ना। पंजाबी कम्युनिटीज ने थोड़ा सा इज्जत बचा लिया वहां पे, जो कि क्या है ना, पंजाबी लोग वहां पे बहुत जाते हैं, तो वो एक साथ में झुंड में पहुंच जाते हैं, और अमीर भी हैं बहुत ज्यादा। इस चक्कर में आधे भारतीय बच जाते हैं बेचारे। नहीं तो ऑस्ट्रेलियन जो लोग हैं उनका रंग भेद का वहां पे बहुत, स्टूडेंट्स के साथ में तो अक्सर झड़प होती रहती है वहां पे। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि अगर आप मास्टर डिग्री कर लेते हैं तो आप क्या है, शिक्षाविद के तौर पे देखो, वीजा का क्या है ना, वीजा का हर देशों का अपना कंडीशन है, और उस कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया इस मामले में बड़ा जबरदस्त है। दुबई में अगर आपके नाम के बाद सिर्फ एक नाम यदि आपका है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आहुति है, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो दुबई आपको जाने नहीं देगी। वो जानना चाहेगी कि आप बाद में क्या लगाते हैं, टाइटल क्या है आपका, सरनेम क्या है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही है। ऑस्ट्रेलिया में ये है कि आपकी डिग्री, आपकी योग्यता देखी जाती है। अगर आप अनपढ़ का पासपोर्ट बनवाए हुए हैं तो आपको वो बिल्कुल इज्जत नहीं देंगे, बिल्कुल ही इज्जत नहीं देंगे अगर वो ये बात जान गए तो। और यदि आप पढ़े लिखे के तौर पे जा रहे हैं वहां पे तो सम्मान है। और मास्टर डिग्री तो मिनिमम योग्यता मानी जाती है कि ये शिक्षा की, क्योंकि ग्रेजुएशन को आजकल क्या माना जाता है, ग्रेजुएशन हर हर व्यक्ति ग्रेजुएट, तो मास्टर डिग्री मिनिमम रिक्वायरमेंट तो होनी ही चाहिए। और किसी भी देश में आपको यदि सम्मान प्राप्त कर, देखो ऐसा है ना, मैं पैसे से ज्यादा सम्मान के पीछे भागने वाला व्यक्ति हूँ। तो आपको सम्मान चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। कोई आपको गाली दे के आपसे योगा सीखे, ये संभव नहीं हो सकता। अध्यापक आप तभी बन सकते हैं जब आपका सम्मान हो, आप किसी कक्षा में जाए तो 10 लोग खड़े हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप देखते ही आप बाकी छात्रों का मुंह अलग बन जाए, समझ रहा। तो क्लास में आप जाइए, किसी क्लास में एंटर कीजिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वियतनाम हो, तो एक एक लगना चाहिए कि इंडियन योगा टीचर आया पड़ा है। जी। थैंक यू सर। जी। और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए, मुझे लगता है सबका प्रश्न जो है वो पूर्ण हुआ। बहुत बहुत आभार आप सभी का, आज आप सभी जुड़े रहे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम 2-3 कॉलेजेस और दो तीन कॉलेजेस के साथ साथ 2-3 यूनिवर्सिटीज में भी हम लोग आज चर्चा, 2 यूनिवर्सिटीज, 2 कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी के लोगों से चर्चा कर पाए। यूनिवर्सिटी तो सारी एक ही है वैसे। जी आहुति जी, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया अपना और हमें इतना कुछ बताया योगा के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में। और थैंक यू सबका करना चाहूंगी जो हमारे आवाज नहीं आ रही है आपकी, शायद आपके नेटवर्क कम है। अब आ रही है, अब आ रही है, ठीक है ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच आहुति जी। बस आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं फिर। चलिए, शांति पाठ, हाथ जोड़ लीजिए, एक बार शांति मंत्र बोल लेते हैं फिर शांति। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्यासु। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट शांति भवतु। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत आभार। कभी मौका मिला तो आप सभी से मुलाकात होगी जरूर, किसी ना किसी देश में। थैंक यू।